Good morning, students. Welcome back to online classes of Semusi Vidyapeeth. I am Anshu Kumar Tiwari and standing here with my another lecture on your physics of class 10, refraction of light. Today's topic on which we will discuss is laws of refraction, means Snell's law. Before starting today's session, before starting today's lecture, I am going to recap you what have we discussed, what have we studied in my previous lectures. Yes, my dear students, in my previous lectures, I have too much discussed about the refraction of the light, means the phenomena of the bending of light as it goes from one medium to another medium. यानी कि जब प्रकाश की किरणें यानी रेज ऑफ लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में जो लाइट की ओरिजिनल पाथ थी वो चेंज हो जा रही थी, यानी लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही थी. हमने देखा या तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा था या नॉर्मल से दूर हो जा रहा था. बात समझ में आ रही है? यानी रेयरर से जब डेंसर की तरफ जाएगा, एज इट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, and as it goes from denser to rarer, it bends away from the normal. बात समझ में आ रही है? तो ये बेंडिंग ऑफ द लाइट की जो फिनोमिना है, इसके पक्ष को, ये तो अभी हम लोग केवल स्टेटमेंट में पढ़े हैं, इसके पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, इसके पक्ष को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए स्नेल्स का जो पूरा नाम है बाबू, वो है विलब्रोड स्नेल. इन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को और अधिक सहज बनाने के लिए अपना दो नियम प्रतिपादित किए. मीन्स विलब्रोड स्नेल proposed two laws based on the रिफ्रैक्शन. ठीक है ना? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझाने के लिए इन्होंने, स्नेल्स ने काफ़ी अच्छा प्रयास किए हैं और अपना दो नियम प्रतिपादित किए हैं. आइए आज स्नेल्स के द्वारा प्रतिपादित नियमों का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, तो पे योर अटेंशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है ना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? तो आइए स्टडी किया जाए स्नेल्स लॉ. वास्तव में स्नेल ने क्या कहा था? ठीक है, ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग ऑफ लाइट जो हो रही है उसके प्रोसेस को और ज़्यादा स्पष्ट किए हैं. तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं. तो उसका जो उनका जो पहला लॉ है, हम लोगों ने क्या है, आई हैव ऑलरेडी टॉट कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए रेयरर कोई मीडियम है बाबू, या फिर मान लीजिए एयर है और ये एयर है एंड दिस इज वाटर. ओके, एज व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, यानी रेयरर से कहाँ जा रहा है बाबू? रेयरर से डेंसर की तरफ जा रहा है. तो जैसे रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा. इस परिस्थिति में मैंने आपको बताया था आई की वैल्यू आर से बड़ा होगा, यानी कि डेविएशन जो होगा किस साइड में होगा, यानी इट बेंड्स, रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. इसका जो बेटा ये है ओरिजिनल पाथ, ये दिस इज द ओरिजिनल पाथ. मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी टॉट. अब आपको एक चीज़ बता दे थोड़ा सा, एंड दिस इज, ये क्या है बेटा? दिस इज डेविएशन ना, जाना तो इसको, ये दिस इज डेविएशन. तो देखिए बेटा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टोटल आई होगा, ये टोटल आई होगा, ये आर है. तो डेविएशन निकालना है तो आई माइनस आर हो जाएगा. ठीक है,
ये हमेशा मॉडुलस में होता है, मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? चाहे r माइनस आई करिए या i माइनस आर करिए, ऑलवेज मॉडुलस से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ निकलेगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो इसमें हमको ये समझना है कि ये देखिए बेटा, ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये तीनों देख रहे हैं कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। इसके पहले वाला थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा इसके पूर्व की वीडियोस की यात्रा कराते हैं, थोड़ा सा पूर्व वृत्तांत का स्मरण कराते हैं आपको कि जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसमें मैंने पहला नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज मतलब क्या क्या बताए थे कि नॉर्मल, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे और ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यही हमने बताया था आपको। ठीक वही चीज यहां भी है बाबू, केवल रिफ्लेक्टेड रे यहां जो होता था वो रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मीडियम एक नहीं दो हो जा रही है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है। तो यहां पर क्या लिख देंगे बेटा, हम एक लाइन में इजिली आसानी से पहला नियम लिख सकते हैं स्नेल्स का। कितने बच्चे ये कहते हैं कि स्नेल्स का तो दूसरा नियम है? ऐसा नहीं है, स्नेल ने दोनों नियम स्नेल ने ही बताया था। तो स्नेल्स का फर्स्ट लॉ क्या है बेटा कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तो ये इंटरफेस होता है बेटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब जब रे ऑफ लाइट दो मीडियम को सब अलग अलग करता है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, बात समझ में आ रही है? ये लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया। तो हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all passes थ्रू अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन। ठीक है ना? एक पॉइंट से जाते हैं जो सेम प्लेन, उसी प्लेन पर है। ठीक है, एक ही प्लेन पर एक पॉइंट से जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो ये सारे के सारे क्या बोले जाएंगे, देख लीजिए यहां पर ये दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रपोज्ड बाय स्नेल। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे नियम की तरफ अग्रसरित होते हैं। दूसरे नियम की तरफ अग्रसरित होते हम लोग, क्या था दूसरा नियम उन्होंने क्या दिया था, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा मतलब कि कॉन्सेप्ट है बाबू। अगर दूसरा नियम आपको समझ में नहीं आता है तो ये 100% श्योर है कि रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने के लिए, रिफ्रैक्शन के पक्ष को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने, स्नेल्स ने अपना ये नियम प्रतिपादित किए थे, प्रपोज किए थे। तो आइए देखते हैं सेकेंड नियम। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है बाबू? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने से पहले हम लोग पूरा उसके पक्ष को समझते हैं, आखिर वो कहना क्या चाहते थे। तो जैसे होता क्या है कि रिफ्रैक्शन के केस में, इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बाबू, हमने यहाँ पे एक फिगर बनाया, थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। जब रे ऑफ लाइट आती है, सपोज ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये रे ऑफ लाइट बेटा, दिस इज आई इंसिडेंट रे एंड दिस इज आर रिफ्रैक्टेड रे। ओके, दिस इज आई एंड दिस इज आर। यहां से ये इसको जाना यहां से चाहिए था, ठीक है, ओरिजिनल पाथ ये है, घबराइएगा मत आप लोग, दिस इज ओरिजिनल पाथ। ओके, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस इज इंसिडेंट रे। यदि हम आपसे ये पूछें कि यह लाइट, रे ऑफ लाइट बेंड क्यों हुआ है, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। यह बाबू मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। तो
तो जैसे जब भी मीडियम, जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है या मीडियम की ऑप्टिक्स डेंसिटी चेंज होती है, या फिर जब आपका क्या होता है, होमोजीनिटी जो होता है, यूनिफॉर्मिटी जब चेंज होता है मीडियम का, या फिर ये कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब चेंज होता है, तो रे ऑफ लाइट में डेविएशन आता है, यानी वो ओरिजिनल पाथ को छोड़ करके एक नए पाथ को एज्यूम कर लेता है, नए पाथ को धारण कर लेता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर मीडियम बदल रहा है? दोनों चीज हमको समझना है कि उन्होंने कहा क्या था। उन्होंने यही कहा था बेटा कि I/R = V1/V2। कितने लोग कहेंगे सर ये तो साइन कहा गया? हम आपको बताएंगे साइन की क्या मतलब उसमें भूमिका है, ठीक है ना। साइन I/sin R होता है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। उन्होंने यही कहा था कि मीडियम 1 एंड मीडियम 2, थोड़ा समझते हैं हम सब। ये क्या होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब रे ऑफ लाइट जाती है ना बाबू, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती हैं। इसमें एक ऐसी भी क्वांटिटी की बात हुई जो कभी चेंज नहीं हो रही थी फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, वो चीज कभी चेंज नहीं हो रही थी। जैसे क्या चीज वो थी तो चेंज नहीं हो रही थी, थोड़ा सा देखा जाए। हम यहाँ पर I की वैल्यू को चेंज करते चल रहे हैं। सपोज हमने यहाँ पर I की वैल्यू क्या कर दिया, यहाँ पर हमने I की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया और ये I1 हो गया, तो क्या यहाँ पर भी ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ये R1 हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा बाबू। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, तो ये वाला हो गया I2 हो गया बाबू, तो ये भी तो चेंज होगा, ये R2 हो जाएगा। ये हो गया बेटा इसका ओरिजिनल पाथ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पर जब I को चेंज करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करा रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है। यानी I1 के साथ साथ जब I1 वैरी कर रहा है तो I1 के साथ साथ R1 भी वैरी कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी I1 जब चेंज हो रहा है तो R1 चेंज हो रहा है। बात समझ में नहीं? यानी I1 के साथ साथ R1 चेंज हो रहा है। लेकिन क्या आप ये सोचिए कि क्या जब I1 को चेंज करा रहे हैं तो मीडियम चेंज हो रहा है क्या? अगर इस मीडियम की मैं वेलोसिटी की बात करूं, इसकी वेलोसिटी से मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी है बाबू मान लेते हैं मीडियम 2 की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है ना? तो हम इन दोनों की बात करें बेटा कि इसकी ये अगर इसका मतलब कि ये एयर है और ये क्या है बाबू, एयर के बाद ये क्या है, इसको हम ले लेते हैं वाटर। तो थोड़ा सा बात करें कि क्या जब हम I1 या R1 चेंज कराते चल रहे हैं तो क्या ये बदल रहा है? ये V1 है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर V1 है 3 × 10⁸, मीडियम तो नहीं ना चेंज हो रहा है, और ये V2 है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सोचना आपको ये है बाबू, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या जब हम यहाँ पर देखिए, ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, तीनों फिगर में I से I1 हो गया, I1 से ये I2 हो गया, R से R1 हो गया, R1 से R2 हो गया। लेकिन क्या ये V1 चेंज हुआ है? इसमें भी V1 है, इसमें भी V1 है, इसमें भी V1 है, इसमें भी V2 है, ये V2 ही है, V1 V2 ही है, और V2 ही है, और V2 ही है। तो क्या ये चेंज हो रहा है? V1 V2 चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज नहीं होगा तो V1 V2 चेंज नहीं होगा, चाहे आप लाइट कहीं से भी डालिए, उससे मतलब नहीं है। जब तक आप मीडियम नहीं चेंज करेंगे तो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होगी, तब तक उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी। ऑप्टिक्स डेंसिटी जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक उसकी स्पीड नहीं चेंज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि इन्होंने जो नियम दिया था बेटा, कि उन्होंने पेयर ऑफ मीडिया के लिए दिया था जो कांस्टेंट था। यानी मीडिया क्या थी बेटा? कांस्टेंट थी, मीडिया चेंज नहीं हो रही थी। उन्होंने अलग अलग आई को अलग अलग तरीके से लाइट को उसी मीडियम पे, मतलब पेयर ऑफ मीडिया पे लाइट को अलग अलग तरीके से डाला था, ठीक है ना।
फॉर अ गिवन कलर, एक कलर का मोनोक्रोमेटिक कलर डाला था। बात समझ में आ रही ना, गिवन वेवलेंथ था उसका। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से टार्च से लाइट डाला, तो देखा कि मीडियम में स्पीड लाइट की नहीं चेंज हो रही है, जो लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो उन्होंने एक चीज अंत में निष्कर्ष निकाला कि I1 I2 सब कुछ चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन एक चीज उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि V1 बाई V2 जो है ये कांस्टेंट है, V1 बाई V2 हमेशा कांस्टेंट आएगा। आप इसी में देखिए ये भी आएगा 3/2 यानी 1.5 आएगा V1 बाई V2, यहाँ भी V/2 1.5 ही आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1.5 ही आएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि V1 बाई V2 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आ रही थी, कांस्टेंट आ रही थी, यानी V1 बाई V2 की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, वो कांस्टेंट थी। तो उन्होंने इसी चीज को समझाने का और अच्छे ढंग से प्रयास किया। तो उन्होंने ये कहा कि जो I/R की वैल्यू है I/R, तो I/R उन्होंने जब लिखा यहाँ पे तो भाई उनको सबसे पहले तो उन्होंने यही लिया था I/R, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एक चीज देखा I/R को के साथ एक समस्या थी। क्या समस्या थी? जैसे मान लीजिए कि ये एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन बेटा ये एंगल नहीं ना है। अब एंगल ये वाला ये इसके बराबर हो नहीं सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री हो, ये वाला 45 डिग्री हो, ठीक है, और ये वाला मान लीजिए कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो, ये V2 हो। अगर आपको V2 निकालने की बात करें 45 दूना का 90 यानी 2 डिग्री हो जाएगा, यानी V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, V2 इक्वल टू 3 × 10⁸ इंटू 1/2 डिग्री। क्या 2 डिग्री से इसमें डिवाइड कर सकते हैं? कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये डिग्री है और ये प्योर नंबर है, तो एंगल को डिग्री इसमें कभी अभी का आप दिमाग आप बताइए, यहाँ पे 3 × 2 डिग्री गुणा कर सकते हैं क्या? 3 में 2 डिग्री को जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये कभी भी कैलकुलेशन संभव नहीं है। तो इस कैलकुलेशन को और बेहतर समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि साइन ले लिया, साइन I/sin R। उन्होंने साइन लिया और बोला साइन I/sin R इक्वल टू V1/V2, और बोला कि V1/V2 जो होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही उनका नियम था बेटा। बात समझ में आ रही है? ये उनका नियम था, साइन I/sin R इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? ये हो गया उनका नियम। तो इस स्टेटमेंट के रूप में यदि हम इसको प्रस्तुत करना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसको स्टेटमेंट के रूप में क्या लिखेंगे हम लोग? लिखिए, तो लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल I टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल R, ठीक है ना। द एंगल ऑफ द साइन, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R remains constant for a given कॉलर कह लीजिए, ब्रैकेट में वेवलेंथ भी लिख लीजिए, एंड अ पेयर ऑफ मीडिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? या फिर ये पूरा हटा करके यहां से ये देखिए, ये एक तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीके से और इसको लिखा जा सकता है कि यहां पे लिखा जा सकता है, जैसे V1/V2 कांस्टेंट है तो यहां पे लिखा जा सकता है, इसको यहां से अगर मिटा दिया जाए चाहे तो, और लिख सकते हैं इफ मीडिया रिमेन्स कांस्टेंट,
बात समझ में आ रही ना। यदि मीडिया क्या हो, कांस्टेंट हो, मीडिया में किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन ना हो रही हो। अब थोड़ा सा फर्दर स्टडी इनका किया जाए। विल्बोर्ड ने पहले, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने इसके बाद इसका रिलेशन सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करा दिया। बात समझिए भाई, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, अगर n1 ये n2 है, जब मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज नहीं होगा। जब स्पीड नहीं चेंज हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं हो रहा, ऑप्टिक्स डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ऑप्टिक्स डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं होगा। यही चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने और ज़्यादा थोड़ा सा प्रयास किया और आगे बढ़े इसमें। तो उन्होंने इस कांस्टेंट का नाम दिया, एक यहाँ पर उन्होंने कांस्टेंट रखा साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2। इस कांस्टेंट का उन्होंने नाम दिया। उन्होंने क्या नाम दिया बाबू, उन्होंने नाम ये दे दिया, उन्होंने ये नाम दिया कि इसको उन्होंने कहा कि n मीन्स n, और कहा कि यही कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट का नाम उन्होंने दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात समझ में। और ज़्यादा थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं तो यहाँ आता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू, और आपको पता है, आपको इस बात की जानकारी है कि n और v में क्या संबंध होता है, 1 अपॉन v का होता है। यानी यदि हम लिखते हैं n1 बाई n2 तो ये हो जाएगा v2 बाई v1। बात समझ में आ रही है ना। तो ये v1 बाई v2 है, तो बेटा इसको आप लिखेंगे n1 बाई n2। बात समझ में आ रही है ना, n1 बाई n2 लिखेंगे या फिर n12 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, यानी सॉरी बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि V1 बाई V2 है, V1 बाई V2 है, तो ये N2 बाई N1 होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए, N2 बाई N1, यानी N21, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेरी सॉरी। तो साइन आई बाई साइन आर को हम लिखेंगे मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बात समझ में आ गया, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई मीडियम 1। ओके, चलिए, तो ये रहा आपका स्नेल्स लॉ। तो अब कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपको n21 दे दिया, तो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर रखेंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, यहाँ पे n21 दे दिया, यानी n2 बाई n1 हो जाएगा, या फिर V1 बाई V2 हो जाएगा। अगर n12 निकालना है तो हम साइन r बाई साइन आई कर देंगे, उल्टा कर देते हैं, इक्वल टू n1 बाई n2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर V2। बात समझ में आ रही है ना, n21, हाँ, V2 अपॉन V1 हो जाएगा। इस फार्मूले को हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसके पहले भी मैंने बताया, देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे कैंसिल हो जाएगा। साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई, इसको पहले भी मैंने प्रूफ करा दिया है कि n21 इंटू n12, यही है ना, दोनों मल्टीप्लाई करा दिया, आर से आर, साइन साइन कैसे, तो n21 इंटू n12 इक्वल टू 1। दिस इज द रिलेशन। ओके बेटा, आज ये स्नेल्स लॉ खत्म हुआ, और स्नेल्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बिना वीडियो को स्किप किए आप अंत तक वीडियो को देखते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ पूरी एनर्जी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।